करते हुए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दिल्ली ने ठाना है कि राजधानी को बचाना है, लेकिन छठ को लेकर मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर कर दिया अटैक। यही है अभी की ब्रेकिंग न्यूज। छठ नहीं करने देने के पीछे केजरीवाल का ड्रामा है। मनोज तिवारी ने कहा, बीजेपी नेता ने आगे कहा कि शराब परोसने के लिए कौन सी परमिशन ले ली थी? छठ नहीं करने के पीछे नियमों का बहाना बनाएंगे क्या? ये मनोज तिवारी ने बोला है। शराब परोसने के लिए कोई परमिशन नहीं ली। छठ नहीं करने देने के पीछे अरविंद केजरीवाल का ड्रामा है, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सरकार को सवालों के कटघरे में बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने खड़ा किया है। छठ को लेकर मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर अटैक किया है। छठ न करने देने का नाटक कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। छठ नहीं करने देने का ड्रामा कर रहे हैं। शराब परोसने के लिए कौन सी परमिशन ली थी? गाइडलाइंस की बात करना और गाइडलाइंस के बारे में केंद्र से इजाजत मांगना, यह पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल का ड्रामा है। लेकिन दिल्ली में 24 घंटे में 6,396 नए केस सामने आए। एक दिन में कोरोना से 99 संक्रमितों की मौत हो गई है। दिल्ली में 42,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अब तक दिल्ली में कोरोना से 7,812 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोरोना का रैंडम टेस्ट किया जाएगा, ये भी आज से फैसला किया गया है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच एक और बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में कोरोना को लेकर के कंफ्यूजन है और दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन नहीं लगेगा, ये कहना है दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने। बड़ा बयान दिया है। दोबारा लॉकडाउन का सवाल ही नहीं, दिल्ली में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। सत्येंद्र जैन ने कहा, जरूरत हुई तो बाजार बंद किए जाएंगे। बड़ा सवाल यह है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि हमने प्रस्ताव भेजा है दिल्ली में मिनी लॉकडाउन का, लेकिन सत्येंद्र जैन ये कह रहे हैं कि नहीं, लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। क्या ये माना जाए कि लॉकडाउन को लेकर दिल्ली सरकार में आपस में ही कंफ्यूजन है? 3 दिन 2 बयान और इन 2 बयानों में विरोधाभास कितना है, देखिए। में दिवाली के समय काफी ज्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज्यादा फैला। तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली खत्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाजारों के अंदर जो इतनी ज्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जरूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहां पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाजत दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। मैं क्लियर करता हूं कि दिल्ली में लॉकडाउन या ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर कोई स्थिति पे देखा जा रहा है कि अगर कोई जगह है, कहीं बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, कुछ है, तो फिर लोकल रेस्ट्रिक्शन वाली कोई बात हो सकती है। तो उसके लिए अभी तो प्लान है, बस अभी तो हुआ है। अच्छा, अभी लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा। लॉकडाउन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपने देखा था लॉकडाउन जब हुआ था, उसका जो एक्सपीरियंस से जो सीखा हमने, तो उस लॉकडाउन को रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो लॉकडाउन का कोई चांस नहीं है। हम यहाँ पर एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि हम कोई डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बस चेता रहे हैं। हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, किसी भी तरह से आप डरिए मत, लेकिन हाँ, बच करके आप रहें। इंडिया न्यूज ने रिपोर्टर्स की एक पूरी फौज इस वक्त दिल्ली में उतार दी है। 20 रिपोर्टर हैं, मेरे 20 कोलीग्स हैं जो अलग अलग जगह की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और हाँ, दिल्ली के जितने भी अस्पताल हैं, चाहे सरकारी अस्पताल हैं, चाहे निजी अस्पताल हैं, हर जगह का रियलिटी टेस्ट हम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार में आपस में ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, इस कंफ्यूजन की वजह क्या है, ये हम जानेंगे। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी लेंगे। अजीत श्रीवास्तव और आदित्य नायर, मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली के अलग अलग बाजार से, अलग अलग मार्केट से। वहां का हाल तो बताएंगे ही, लेकिन अजीत, सबसे पहले आपके पास आते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कोरोना की तीसरी
तीसरी लहर है। सत्येंद्र जैन कहते हैं कोई दूसरी या तीसरी लहर वाली बात नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं मिनी लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जा रहा है। सत्येंद्र जैन ये कहते हैं कि लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार में इतना कंफ्यूजन क्यों है? देखिए, कंफ्यूजन इस बात को लेकर कि आखिर सरकार एक मत नहीं दिख रही है। लगातार जिस हिसाब से कोरोना के हालात जब बिगड़े तो अमित शाह जी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई रविवार को और तमाम तरह से बातें रखी और कहा कि 750 बेडेड हम मुहैया कराएंगे जो आईसीयू बेडेड होंगे। यहाँ पे साफ तौर पर है कि 750 बेडेड वहां पे मुहैया कराने की बात अरविंद केजरीवाल ने भी मानी, लेकिन वहीं सत्येंद्र जैन का ये कहना है कि लगातार जिस हिसाब से आप बंद करने की बात कर रहे हैं, बंद करने की जरूरत नहीं है। यानी साफ तौर पर है कि एक फोकस रेवेन्यू की बात हो रही है और दूसरी तरफ रेवेन्यू लॉस होने की बात है। यानी हम पूरा कहें तो हर तरफ से खेल जो है रेवेन्यू का है कि अगर कहीं बंद होता है तो फिर से वही हलचल होगा और सरकार पे फिर से ढींगरा फोड़ा जाएगा। इसलिए सत्येंद्र जैन स्पेस सेविंग की बात करें तो अरविंद केजरीवाल वहां पे जनता से जुड़े हुए लोगों के भावनाओं के साथ ये ठेस न पहुंचे, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। यानी उनकी भावनाओं को देखते हुए अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि कम से कम लॉकडाउन की बातें हम कहेंगे और एक लोगों में एहसास या उम्मीद जगेगी और कुछ न कुछ उस वजह से ये सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क लगाने का काम वो शुरू करेंगे। तो ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन अजीत, मैं आपके जरिए भी और आदित्य नायर के जरिए भी, आप दोनों के जरिए ही एक चीज और भी देखना चाहूंगा कि जो दिल्ली के लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दहशत में है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली को लेकर के एक ही रिपोर्ट है कि हर घंटे में 3 से 4 मौत हो रही है। आदित्य नायर के पास भी चलते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, देश के जाने माने डॉक्टर, भी मेरे साथ में जुड़े हैं। आदित्य, इससे पहले कि मैं आपके पास में आऊं, एक क्विक रिएक्शन के लिए मुझे डॉक्टर रवि मलिक के पास में जाना पड़ रहा है। डॉक्टर रवि मलिक, क्या दिल्ली के हालात वाकई में इतने खराब हैं कि दोबारा से लॉकडाउन लगाया जाए? और दिल्ली सरकार में जितना कंफ्यूजन है इसके बारे में तो हम बात करेंगे। अब ये बताइए आप कि क्या दिल्ली में कोरोना का एक और नया विस्फोट हुआ है? अगर हुआ है तो हालात कितने चिंताजनक हैं और क्या दिल्ली के अस्पताल, दिल्ली के बेड्स, दिल्ली के आईसीयू, दिल्ली के वेंटिलेटर्स की संख्या कोविड के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए, तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली के अंदर जो केसेस हैं वो बढ़े हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि शायद कहीं ना कहीं लोगों ने प्रिकॉशंस लेनी जो है वो कम कर दी हैं। आप देखिए, काफी ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं, जमावड़ा लोगों को और कम्युनिटी में गेट टुगेदर्स लोग कर रहे हैं और यहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि कोई ना कोई स्टेप्स लेने बड़े जरूरी हैं दिल्ली के कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। ऑल टाइम हाई पीक 8-8 हजार केसेस जो है डेली हो रहे हैं, जो कि डेफिनेटली एक चिंता का विषय है और उसके ऊपर एक्शंस लेने भी चाहिए। और दिल्ली सरकार ने 2-3 कदम लिए भी हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। एक तो शादियों में जो 200 की गैदरिंग अलाउड थी, अब वो 50 की गैदरिंग कर दी है। नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी है, ये भी एक बहुत अच्छा कदम है। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो हॉटस्पॉट मार्केट जहां पर की काफी ज्यादा लोगों का जमावड़ा हो रहा था, वहां पर भी कुछ बैन लगाने के प्रबंध कर दिल्ली को वाकई लॉकडाउन की जरूरत है? अगर है तो क्या कैटेगोरिकल लॉकडाउन की जरूरत है? यानी कहीं पर मिनी लॉकडाउन लगा दिया, कहीं पर आंशिक लॉकडाउन लगा दिया, कहीं पर फुली लॉकडाउन लगा दिया, कंटेनमेंट जोन को फिर से एक बार कैटेगराइज कर दिया, और इन्हें कैटेगराइज करने के बाद क्या आपको लगता है कि दिल्ली के अलग अलग 7 जिले हैं, इनकी मार्किंग करना चाहिए और कुछ जगह पर लॉकडाउन लगना चाहिए? आपको लगता है ऐसा? देखिए डेफिनेटली अगर हम इसको इस तरह से देखें, हमारे को दोनों चीजों को बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। इधर कोरोना भी है, उधर इकोनॉमी भी है। डेफिनेटली लॉकडाउन अगर पूरा का पूरा फ्रीज करके ना लगाएं तो दिल्ली को डिफरेंट भागों में बांटना चाहिए और जहां पर कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा है वहां पर डेफिनेटली लॉकडाउन लगना चाहिए। और आप एक चीज को देखिए कि यूरोप ने जब सेकेंड लॉकडाउन लगा दिया, जो कि साधन संपन्न जो है वहां पर देश है जिनके पास हेल्थ वो है, तो हमारे इंडिया में तो इतने साधन भी नहीं है, तो हमारे को ये बड़ा केयरफुल रह के चलने की आवश्यकता है। और डेफिनेटली दिल्ली के अंदर एग्रेसिव स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि अस्पताल फ्लड हो रहे हैं। मैं खुद एक कोविड का अस्पताल चलाता हूं और डेफिनेटली इस वक्त जो पेशेंट्स हैं वो हर अस्पताल में जो है वो फुल है, केसेस बढ़ गए हैं और इसके ऊपर सरकार को डेफिनेटली कदम उठाने चाहिए और उठा भी रही है सरकार। ठीक है डॉक्टर रवि मलिक, आपका वक्त बहुत बेशकीमती है। मैं चाहूंगा कि आप अगले आधे घंटे तक हमारे साथ में बने रहें, क्योंकि आदित्य नायर के पास में मैं जाता हूं। आदित्य नायर, आप अभी दिल्ली के किस इलाके में मौजूद हैं? क्या अभी भी दिल्ली
के लोग उन्हीं चीजों पर उतारू हैं कि बार बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कहना, बार बार ये कहना कि मास्क लगाएं, लेकिन बावजूद उसके भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं लोग। और आज चूंकि छठ पर्व की शुरुआत है तो ऐसे में नहाए खाए का दिन है, तो क्या लोग अभी भी भीड़ जुटा रहे हैं या फिर नहीं, है बताइए। और दिल्ली के अस्पतालों का आपने जो रियलिटी टेस्ट किया है, क्या ये बात वाकई में सही है कि लगभग 12 से 14 ही वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड बचे हैं? जी देखिए, कहीं ना कहीं अभी अगर मैं बात करूं तो मैं दिल्ली के जनपद मार्केट में खड़ा हूं और यहां पे देखेंगे कि अभी क्योंकि दोपहर का वक्त है तो ज्यादा भीड़ नहीं है, पर देखने को यही मिल रहा है कि जितने भी लोग यहां पर हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात एक यही उठती है कि दिल्ली में लोग मास्क जरूर पहन लेते हैं, वो इससे क्योंकि वो पुलिस से डरते हैं, तो मास्क जरूर हर कोई पहन लेता है, पर मास्क पहन के ढंग से नहीं पहनते हैं, वो अपना नाक जो है वो कवर नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जो लोग नाक नहीं कवर करते हैं उनका मास्क एकदम एक तरीके से यूजलेस ही हो जाता है। और आपने जहाँ पे आईसीयू बेड्स की बात करी, तो दिल्ली में आईसीयू बेड्स की कमी काफी ज्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जितने केसेस बढ़ रहे हैं, होम आइसोलेशन के बावजूद भी काफी ज्यादा अभी जो है प्रेशर में है दिल्ली के आईसीयू बेड्स। और उसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि 750 के करीब जो आईसीयू बेड्स हैं वो लेके आएंगे, वेंटिलेटर बेड्स लेके आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं तो केसेस में लगा लीजिए और डॉक्टर रवि मलिक आप मेरे साथ में हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इंडिया न्यूज पर हैं। लॉकडाउन को लेकर अभी कोई विचार नहीं किया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुनिए, लॉकडाउन को लेकर कोई विचार नहीं किया गया है। हम ये भी मानते हैं कि लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है कोरोना से लड़ने में। कोरोना से अगर ठीक से लड़ना है तो सॉल्यूशन है बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, अपने हॉस्पिटल्स को ठीक से मैनेज करना, अपने मेडिकल सिस्टम्स को ठीक से मैनेज करना, ये कोरोना से लड़ने में मददगार साबित होता है। और दिल्ली सरकार ने अपने पूरे मेडिकल सिस्टम को बहुत अच्छे से मैनेज किया है और आगे के लिए भी कर रखा है। मैं दुकानदारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल भी न डरें, और सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। सरकार चाहती है कि आपकी दुकान खुली रहे, लेकिन मार्केट एसोसिएशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि त्योहार के सीजन में जहां बहुत ज्यादा भीड़ हुई, बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड तरीके से अनरेगुलेटेड भीड़ हुई, उसको खुद भी रेगुलेट करने की कोशिश करें, दुकानदार भी खुद रेगुलेट करने की कोशिश करें। अगर जरूरत पड़ी तो हमने जो केंद्र सरकार से परमिशन मांगी है वो इतनी भर है कि जरूरत पड़ी तो कुछ मार्केट्स में थोड़े से रेगुलेशंस बढ़ाए जा सकते हैं, बट वो किसी भी रूप में लॉकडाउन नहीं होगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम को आपने सुना। क्विकली 2 ब्रेकिंग न्यूज बैक टू बैक फायर किया जाए। अब दिल्ली में किसी भी शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अभी तक इकट्ठा होने वालों की संख्या 200 थी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने यह संख्या घटाकर 50 कर दी है। दिल्ली सरकार ने यह प्रस्ताव राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था और उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। और क्विकली तुरंत ही बैक टू बैक अगली ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। आज से डीएनडी पर शुरू हुए हैं रैंडम टेस्ट। डीएनडी और चिल्ला इलाके में टीमों की तैनाती की गई है। 1 से ज्यादा कोरोना केस हुए तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर आवाजाही पर रोक नहीं है। डॉक्टर रवि मलिक के पास क्विकली चलते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर अब ये फैसला किया गया है कि लोगों को रोका जाएगा, रैंडमली उनका टेस्ट किया जाएगा और यह पता किया जाएगा कि दिल्ली से जो कम्यूट करने वाले लोग हैं, दिल्ली से जो नोएडा आने वाले लोग हैं, गाजियाबाद की तरफ जाने वाले लोग हैं, बॉर्डर पर ही यह पता चल जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कोरोना संक्रमित है। क्या यह तरीका सही रहेगा एनसीआर के लिए? ये बहुत अच्छा तरीका है, कारगर तरीका रहेगा। इससे हमें 2 फायदे होंगे। एक तो हमें ट्रांस बॉर्डर कितने कोविड के पेशेंट डेली ट्रांसमिट हो रहे हैं ये हमें पता चल जाएगा। एपिडेमियोलॉजिकली हमें पता चल जाएगा। ये भी पता चल जाएगा कि कितने एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं जो कि तैयार होकर अपने ऑफिस में जा रहे हैं या अपने कार्य स्थल पर जा रहे हैं और वो पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इस तरह का कदम बड़ा अच्छा रहेगा और इससे न केवल कोरोना कंट्रोल होगा लेकिन एपिडेमियोलॉजिकली भी ये बड़ा हमारे को हेल्पफुल होगा उसकी प्रिवेंशन करने के लिए। और ट्रांस बॉर्डर इंटर स्टेट जो ट्रेवल हो रहा है उसमें कितना कोरोना का ट्रांसमिट हो रहा है ये। डॉक्टर रवि मलिक, क्विकली मैं एक इंफोग्राफिक दिखाना चाहता हूं क्योंकि मुझे छोटे से ब्रेक ले रुकना है, लेकिन 2 बजे तक के लिए डॉक्टर रवि मलिक मेरे साथ में है, अजीत श्रीवास्तव है, आदित्य नायर हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। लेकिन दिल्ली को नवंबर ने कैसे डराया है, केरल को नवंबर ने कैसे डराया है, 1 से 17 नवंबर तक कोरोना का अटैक कैसे हुआ है। मैं ब्रेक लूं उससे पहले दिखाना बहुत जरूरी है कि दिल्ली में
1 से 17 नवंबर के बीच कितने केसेस आए हैं? दिल्ली में 1,03,000 केसेस आए हैं। इसके बाद फिर केरल का नंबर आ जाता है, 93,370 केसेस हैं। फिर नंबर 3 पर महाराष्ट्र है, 68,734 केसेस। पश्चिम बंगाल का फिर नंबर आता है 60,566 केस। हरियाणा 35,597 केसेस। राजस्थान 31,433। इस लूप को फिर से क्विकली यही लूप चलाएं। दिल्ली को दिखाना जरूरी है। दिल्ली को नवंबर ने डराया है। 1 से 17 नवंबर तक कोरोना का अटैक हुआ है। दिल्ली में 17 दिन, जो नवंबर के शुरुआती 17 दिन हैं, 1,03,000 केसेस आए हैं। केरल में 93,370 केसेस। महाराष्ट्र में 68,734 केसेस हैं। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, हरियाणा का आता है, जहां पर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और फिर राजस्थान का नंबर आता है। यानी ये वो 6 राज्य हैं जहां पर नवंबर में केसेस बढ़ने लगे हैं। यानी ठंड का प्रकोप भी है, पराली का असर भी है, प्रदूषण का असर भी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। दिल्ली ने ठाना है राजधानी को बचाना है। डॉक्टर रवि मलिक, आदित्य नायर, अजीत श्रीवास्तव, आप सभी बने रहे। मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपसे कहा था ना कि हम सिर्फ डराने का काम नहीं कर रहे हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं ताकि आप सजग रहें, सचेत रहें, सावधान रहें। प्रॉब्लम तो बता दी हमने आपको, लेकिन सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है वैक्सीन। लेकिन भारत में वैक्सीन ट्रायल किस चरण में है, यह भी आप जाने। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल जारी है अभी के लिए। अब इसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड का फेज 3 ट्रायल जारी है। शुरुआती नतीजे दिसंबर जनवरी में आने के संकेत हैं और अगले साल की शुरुआत तक वैक्सीन अप्रूव भी हो सकती है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। कैडिला की बनाई वैक्सीन को लेकर भी अच्छे शुरुआती नतीजे हैं। कैडिला वैक्सीन के भी फेज 3 ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं। डॉक्टर रवि मलिक के पास, मुझे तुरंत ही लेकर के चलें। डॉक्टर रवि मलिक, अब मैं आगे आपसे वैक्सीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहता हूं। भारत में वैक्सीन का जो फेज 3 ट्रायल चल रहा है, क्या ये माना जाए कि जनवरी तक वैक्सीन आ जाएगी? अगर आ जाएगी तो कितनी कारगर रहेगी? क्योंकि जो मॉडर्ना वैक्सीन का भी ट्रायल चल रहा है, इसके बारे में भी ये कहा गया है 100% एक्यूरेट नहीं है, ये 93 या 94% इसकी एक्यूरेसी होगी। और कहा यह भी जा रहा है कि इसके साइड इफेक्ट भी हैं। शरीर में जाने के बाद ये जेनेटिक संरचना में, यानी जेनेटिक स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा बदलाव कर देगी जिसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। ऐसा है क्या? देखिए, मैं परत दर परत आपके जो क्वेश्चन है उनका जवाब दूंगा। सबसे पहले, अगर 93-94% कोई वैक्सीन कारगर है तो ये बहुत अच्छी बात है। बल्कि 70-80% भी अगर एक वैक्सीन कारगर है तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं इस सिचुएशन में। अगर 93-94% ये कारगर है तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज है, वैक्सीन शुड बी सेफ। वो उसके साइड इफेक्ट्स जो है, हल्का फुल्का फीवर या हल्का फुल्का हाथ में बाजू में दर्द जहां पर लगे, उसके अलावा साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। अगर उसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा हैं, वो कोई शरीर की संरचना के साथ में खिलवाड़ कर रही है, हमारे जीनों के साथ में खिलवाड़ कर रही है, तो वो वैक्सीन हमारे लिए नुकसान तो हो सकती है। तो खैर, वो तो एक मानक उसके ऊपर वो टेस्ट करने के बाद ही इसको लाएंगे। तीसरी बात आपने अच्छी चीज कही है कि 26,000 लोगों के ऊपर जो है ये टेस्ट शुरू हो चुके हैं। इंडिया के अंदर 26,000 लोग उन्होंने ऑल ओवर इंडिया जो है वो, ये बहुत बड़ा एक क्लिनिकल ट्रायल होगा, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल जो वैक्सीन के लिए हो रहा है। इससे हमें पता चल जाएगा ये वैक्सीन कितनी सेफ है। और इन 26,000 लोगों के अंदर हर वैरायटी का ह्यूमन बीइंग को लिया जाएगा, जिससे कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स भी होंगे, दूसरे भी होंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा इस वैक्सीन के नंबर 1 साइड इफेक्ट्स कितने हैं और नंबर 2 इसकी एफिशिएंसी एंड एफिकेसी कितनी है। जी सर, आप मेरे साथ में अगले 15 मिनट भी प्लीज रहें, क्योंकि आपको और भी कहीं जाना है। लेकिन मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पर आप अगले 15 मिनट हमारे साथ में हैं ताकि हम ये जान पाएं शरीर वायरस से लड़ने के लिए किस तरह से तैयार होता है, हम ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अजीत श्रीवास्तव के पास में चलते हैं। अजीत, आप दिल्ली में जिस मार्केट में खड़े हैं, जरा लोगों से बात कीजिए कि लोग अपने आप को बचाने के लिए या सामाजिक दूरी का पालन करते हुए किस तरह से दिल्ली में अलर्ट हैं और लोगों के क्या खतरे का अंदेशा है दिल्ली में। अजीत। बिल्कुल, 7 नंबर में सरोजिनी मार्केट में आप खुद देखेंगे यहाँ का नजारा, यहाँ से वहां तक आप खुद देखें। मार्केट के पास लोग दुकानों में खड़े हैं और किस हिसाब से करीब खड़े हैं। इन लोग से ही पूछ लेते हैं कि सर, डर का माहौल है कि नहीं कोरोना का? वो तो है ही माहौल। देख रहे करीब करीब आप लोग खड़े हुए हैं। अब लेकिन मास्क तो लगाए हुए हैं ना। अच्छा। हाँ। लेकिन मास्क और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग भी तो नहीं हो रहा है ना पूरा, यहाँ से हो नहीं सकता। मार्केट में कैसे होगा पूरा? मार्केट में नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना। लेकिन स्वास्थ्य तो जरूरी है ना। वो जरूरी है। तो डिस्टेंसिंग आपका भी ख्याल है रखना, आपको भी रखना चाहिए। कोशिश तो कर रहे हैं। जो रिपोर्ट दे रहे हैं और अजीत श्रीवास्तव के आसपास जैसी तस्वीरें नजर आ रही है ना अजीत, मैं तो वाकई में डरा हुआ हूं। सरोजनी नगर मार्केट है, अमूमन जितनी भीड़ रहती है उतनी ही भीड़ नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना के इस डर
को देखते हुए, या फिर जैसा कि हमने रिपोर्ट दी है कि हर घंटे में 3 से 4 मौत हो रही है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। और इसीलिए एक बात हम कहेंगे, सरकार या सरकारें अपनी तरफ से कर रही हैं, करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग से लेकर के दिल्ली सरकार भी कोशिश में है, लेकिन अगर लोग इस तरह से मार्केट में उतर आएंगे तो फिर हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। आपको भी इसकी स्थिति क्या है ये तो हमने आपको बताया और दिखाया, लेकिन शरीर वायरस से कैसे लड़ता है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि वायरस का अटैक कैसे होता है, शरीर अपनी तैयारी क्या करता है। इंफोग्राफिक स्टूडियो तुरंत ही आपको लेकर के चलते हैं। क्या होता है ना, वायरस हमला करता है तो हमारा शरीर ये पहचान लेता है, शरीर समझ लेता है कि कोई बाहरी वायरस एक्टिव हो गया है, सक्रिय हो गया है। एक इम्यून सेल सबसे पहले वायरस को निगलता है। इस इम्यून सेल को बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यानी एपीसी। ये वायरल प्रोटीन के गुण दिखाता है जिसे कहते हैं एंटीजन। एंटीजन को पहचानकर 8 बी सेल्स जो होते हैं वो पूरी तरह हो जाते हैं सक्रिय। अब इम्यून सेल्स तेजी से बढ़ते हैं और वायरस से लड़ते हैं। प्राइमरी इम्यून रिस्पांस के दौरान बुखार आता है, खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और वैक्सीन का काम शरीर के इम्यून रिस्पांस को ही पैदा करना होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाना होता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन काम कैसे करती है ये भी तो आप जानना चाहेंगे ना। अगला इंफोग्राफिक उतारा जाए। 5 तरीके होते हैं कोरोना वैक्सीन को जानने के। कोरोना वैक्सीन का काम किस तरह से होता है। नंबर 1, सबसे पहले जीवित वायरस यानी अलाइव वायरस। ओरिजिनल वायरस में जेनेटिक बदलाव किया जाता है, उसे कमजोर बनाया जाता है, शक्तिहीन बनाया जाता है, आपके शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। अगला होता है इनएक्टिवेटेड वायरस। वायरस को रेडिएशन से कमजोर करके आपके शरीर में डाल दिया जाता है। यह निष्क्रिय वायरस न तो मल्टीप्लाई होता है और न ही बीमार कर सकता है। यानी वैक्सीन का यह दूसरा तरीका है और सबसे ज्यादा पॉपुलर यही तरीका है। तीसरा है प्रोटीन सब यूनिट। इसमें क्या होता है आप जानें। इसमें कोरोना वायरस एंटीजन का एक हिस्सा या सब यूनिट होता है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं होता है, और यह तीसरा तरीका है। और चौथा तरीका क्या है, कैसे कोरोना की वैक्सीन काम करती है आप जाने। वायरस जैसे कण, इस प्रोसेस में वायरस जैसे कण शरीर में भेजे जाते हैं। ये खोखले होते हैं जिससे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। और पांचवा है डीएनए और आरएनए वैक्सीन। इस वैक्सीन में मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए या डीएनए कोड होता है। शरीर में जाकर कोरोना वायरस प्रोटीन का वर्जन बनाते हैं। ये कोड शरीर में जाते ही एंटीजन बनाने के जेनेटिक निर्देश देता है और इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है और एंटीजन की पहचान करके वायरस से लड़ता है। डॉक्टर रवि मलिक, ये जो 5 तरीके मैंने कोरोना वैक्सीन के बताए हैं, सबसे ज्यादा कारगर कौन सा है, और सबसे पहले इन 5 तरीकों में से कौन सी वैक्सीन आने वाली है और भारत में किस तरीके पर काम हो रहा है? देखिए, अब मोटी सी बात बताऊंगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में जाने से जो हमारे व्यूअर्स हैं वो और कंफ्यूज हो जाएंगे। मोटी सी बात ये बताऊंगा, जो वैक्सीन बनती है हमारी, उस वैक्सीन में एटीन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म कीटाणु लिया जाता है, यानी वायरस जो है उनके क्षण लिए जाते हैं, जिनको कि हम लोग एंटीजन कहते हैं। वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे वो एंटीजन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देती है। एंटीबॉडीज जो है वो एक तरह से हमारे रक्षा कवच होते हैं। तो एंटीबॉडीज एक बार बन गई तो आगे जब भी कभी हमारे शरीर का उस वायरस से टकराव होगा, वो वायरस हमारे शरीर पे अटैक नहीं कर पाएगा। मोटी सी बात अगर बताऊं तो हमारे अंदर जो है एंटीबॉडीज अगर बन गई तो हमारा रक्षा कवच हो गया। और एंटीबॉडीज बनने के केवल 2 तरीके हैं। पहला तरीका हम वैक्सीन दें, वैक्सीन से एंटीबॉडी बने, और दूसरा तरीका यह है कि हमें बीमारी हो जाए और उसके बाद एंटीबॉडीज बन जाए। जब हमारी एंटीबॉडीज बन जाएंगी और हमारी पॉपुलेशन में 60 से 70% लोगों की एंटीबॉडीज बन जाएंगी, इसका मतलब हमारी हर्ड इम्यूनिटी काफी बढ़ गई है और ये बीमारी का प्रकोप आगे नहीं चलेगा और किसी भी हिसाब से बीमारी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इस वक्त हमारी कम्युनिटी की जो डॉक्टर मलिक, आपको रोकना पड़ा, बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में कोरोना पर गृह मंत्रालय ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। दिल्ली के लिए 10 टीमों का गठन कर दिया गया है। 10 टीमें दिल्ली के 100 अस्पतालों का दौरा करेंगी। कोरोना के लिए 250 आईसीयू बेड बढ़ाए गए हैं। शकूर बस्ती में 800 बेड बढ़ाए जा रहे हैं। अभी की बहुत बड़ी खबर है, दिल्ली में कोरोना पर गृह मंत्रालय का बहुत बड़ा कदम। दिल्ली के लिए 10 टीमों का गठन कर दिया गया। 10 टीमें दिल्ली के 100 अस्पतालों का दौरा करेंगी। आदित्य नायर के पास में चलते हैं। आदित्य नायर, केंद्र सरकार दिल्ली को लेकर के फुल एक्शन में है। जी बिल्कुल, दिल्ली को लेकर सही कह रहे हैं आप, फुल एक्शन में है। और इसलिए
क्योंकि दिल्ली में जो है केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है और जो आईसीयू के बेड्स हैं वो काफी कम पड़ रहे हैं। ऑलरेडी जो एडमिटेड थे वो तो थे ही, उनके अलावा डेली बेसिस पे जो 7-8 हजार केसेस पड़ रहे हैं उसमें से 3 से 4% ऐसे हैं जिनको आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ रही है। तो जितने ये केसेस आगे और बढ़ते रहेंगे उतनी ज्यादा प्रेशर ज्यादा बढ़ता रहेगा और उतनी ज्यादा डॉक्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस सब के चलते ही कहीं ना कहीं वेंटिलेटर वाले बेड्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने की वजह से ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया और दिल्ली सरकार के साथ काम करके ये सारी जो बेड्स हैं वो लॉन्च कर रही है। ठीक है, लेकिन ये नौबत क्यों आन पड़ी है अब आप ये जानें, क्योंकि दिल्ली में कोरोना हो गया है किलर, तीसरी लहर आई है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि तीसरी लहर आकर के जा चुकी है। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि मिनी लॉकडाउन के लिए हमने सिफारिश भेज दी है। हालांकि कई मंत्री ऐसे हैं, डिप्टी सीएम भी ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि संपूर्ण लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है। तुरंत ही चलते हैं इंफोग्राफिक स्टूडियो में, दिल्ली का किलर कोरोना तुरंत दिखाया जाए। अक्टूबर 1 से लेकर के 17 नवंबर तक का हमने पूरा आंकड़ा निकाला है, यानी 1 महीने और 17 दिन का जब आप आंकड़ा देखते हैं तो क्या निकल करके सामने आता है। आप देखें, अक्टूबर में जहां पर केसेस आए थे 1,03,000, वहीं 17 नवंबर तक यानी नवंबर के 17 दिनों तक में ही 96,000-83,000 केसेस अभी तक आ चुके हैं। मौत अक्टूबर के अकेले महीने में 1,110 हुई है, लेकिन नवंबर में अभी तक 1151 मौत हो गई है। और इसीलिए कहा जा रहा है ग्रोथ रेट अगर अक्टूबर में 35% रही है तो फिर नवंबर में ये 45% की ग्रोथ रेट है जो अब दिल्ली में डराने लगी है। लेकिन दिल्ली में अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि लॉकडाउन की नौबत आ सकती है, मिनी लॉकडाउन की नौबत आ सकती है, तो क्यों, ये भी जान लें आप। दिल्ली में अब तक 4,89,000 लोगों को कोरोना हो चुका है। अगला इंफोग्राफिक चेंज करें, मैंने इंफोग्राफिक चेंज करने को बोल दिया, हाँ ठीक है। दिल्ली में अब तक कोरोना से 17,713 मौतें हो चुकी हैं। दिल्ली के अलग अलग बाजारों में हर दिन 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लोग पहुंचने में लगे हैं। बीते 1 महीने में दिल्ली में कोरोना के 1,61,000 नए मामले आए हैं। शहरों के हिसाब से दिल्ली में कोरोना के सबसे ज्यादा 40,128 एक्टिव केस हैं। राजधानी में 28 अक्टूबर से कोरोना की तीसरी लहर शुरू हुई थी। हालांकि दिल्ली सरकार के मंत्री का यह कहना है कि लहर हो गई खत्म, लेकिन अभी भी दिल्ली में 1 घंटा कोरोना से 3 से 4 मौत कैसे हो रही है अब आप ये देखें। दिल्ली में हर घंटे दम तोड़ रहे हैं 3 से ज्यादा कोविड मरीज। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर बहुत खतरनाक हो चली है। 1 से 15 नवंबर के बीच दिल्ली में 1,103 कोविड मरीजों की मौत हुई है। 15 दिन में औसतन हर दिन लगभग 73 से 74 मौत हो रही है। पिछले हफ्ते दिल्ली में हर दिन कोरोना से 90 मौतें हुई हैं। राजधानी में एक्टिव केस हैं 39,990, जबकि 4,37,801 मरीज ठीक हो गए हैं। डॉक्टर रवि मलिक यहां पर आपके पास आते हुए, दिल्ली को डरने की जरूरत तो है, खतरनाक स्थिति में तो हालात पहुंच गए हैं। अक्टूबर के बाद नवंबर में पीक आता जा रहा है और दिसंबर और जनवरी के हालात क्या रहेंगे? देखिए, जितने भी वायरसेस हैं ये रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं। आमतौर पे देखा गया है कि विंटर्स में ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। कोविड भी एक तरह का रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। कमिंग विंटर्स में ये किस तरह से बिहेव करेगा, क्योंकि हमारा देश पहली बार ऐसी विंटर्स में जा रहा है जहां पर कि हमारे साथ कोविड भी है। क्योंकि हमारे देश में ये मार्च में शुरू हुआ था, तब विंटर्स खत्म हो गई थी। अब ये कोविड का बिहेवियर विंटर्स में कैसा रहेगा ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है जितने रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं ये विंटर्स के अंदर थोड़े ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। और हमारे देश में विंटर्स के आने के साथ में स्मॉग भी बनती है, ठंड भी होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी वल्नरेबल होता है, तो रेस्पिरेटरी हेल्थ भी लोगों की डिटेरियोरेट हो जाती है। तो कोविड का प्रकोप आने वाली विंटर्स में हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा रहे। बस एक आखिरी इंफोग्राफिक में दिखा लेता हूं। डॉक्टर रवि मलिक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदित्य नायर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में कोरोना से लेकिन मौत कितनी ज्यादा डराने लगी है महीनों के हिसाब से आप देखें। मार्च से लेकर के अभी तक का एक आंकड़ा हमारे वॉर रूम ने इकट्ठा किया है, रिसर्च वॉर रूम। मार्च में मौत हुई 2, अप्रैल में 57, मई में 414, जून में 2,269, जुलाई में पीक थोड़ा सा घटा 1,221, अगस्त में और भी नीचे आया 481, सितंबर में ऊपर गया 917, अक्टूबर में 1150 और अभी तक भी 1200 के आसपास अभी भी मौत नवंबर में हो चुकी है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं, याद रखिएगा प्लीज, हाथ जोड़ करके विनम्र आपसे विनती है, कहीं पर भीड़ ना लगाएं, जरूरी ना हो तो मार्केट में ना जाएं, सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप अपने आप को भी बचाएं, अपनों को भी बचाएं, क्योंकि याद रखें दिल्ली ने ठाना है राजधानी को